आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो आज हम अपने मेडिसिन केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका रोल ड्रग डिज़ाइनिंग में बहुत है, और ये जो रोल होता है बेसिकली इस टॉपिक का, ये जो है वो लिगैंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग या फार्माकोफोर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और इस टॉपिक का नाम जो है वो SAR है एंड QSAR। SAR स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड QSAR स्टैंड फॉर क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें हम इस टॉपिक के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम पहले स्टडी करेंगे कि SAR होता क्या है, SAR किस तरह से अप्रोच किया जाता है और SAR करने का मकसद क्या होता है। फिर हम क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स को जो है वो डेप्थ में स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक QSAR अप्रोच जो है वो ली जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से। हमने पिछले लेक्चर्स में भी यही बात बताई थी। हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द ड्रग पढ़ी कि भाई आपके पास सिर्फ ड्रग का स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है, एटम्स की अरेंजमेंट के साथ साथ उसकी ओरिएंटेशन है, उसकी सेप्टल अरेंजमेंट है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ड्रग की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए और ड्रग की बाइंडिंग के लिए टू इट्स रिसेप्टर, ताकि वो जो है वो एक स्पेसिफ़िक कन्फॉर्मेशन के अंदर, स्पेसिफ़िक अरेंजमेंट के अंदर बाइंड कर सके रिसेप्टर से और अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। फिर हमने ये देखा कि अगर हमने जो है वो ड्रग डिस्कवरी करके जो है वो एक लीड कंपाउंड जो है वो निकाला है हमने स्क्रीनिंग करके, और उस लीड कंपाउंड को जो है वो अगर हम मॉडिफ़ाई कर रहे हैं या ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, तो उसमें मेन रोल जो है वो मॉडिफिकेशन के अंदर बायो आइसोस्टेरिज्म का जो है वो आ रहा होता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स को हम रिप्लेस करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज़, चार्जेस और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कि वो एक दूसरे से रिप्लेस तो हो जाएं लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ेशन ना हो। सही है। तो इसी तरह से जब हम एक पेरेंट कंपाउंड के डिफरेंट एनालॉग्स बना रहे होते हैं, तो हम ये चीज़ को रिलेट करते हैं कि किस तरह से पेरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो एनालॉग से जो है वो डिफरेंट है। सही है। और किस तरह से ग्रुप चेंज करने की वजह से जो है वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में फ़र्क आ रहा है या नहीं, या किस तरह से जो है वो कितने हद तक जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उस कंपाउंड की उसके किस केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे जो है वो डिपेंड कर रही है। सही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो है वो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। मतलब कौन कौन से ग्रुप्स जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं जो उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, और उनमें से कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंट एनालॉग्स बना सकते हैं। और जब हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी तो उसके बाद एक्टिविटी पे क्या असर आया। तो इन चीज़ों को जो हम स्टडी करते हैं और उसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें हम इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को हाईलाइट करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स को चेंज करने की वजह से डिफरेंट पोजीशंस पे जो एनालॉग्स बने, उनकी आपस में केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होने की वजह से, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजेस होने की वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे क्या फ़र्क आया, या बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे क्या फ़र्क है, यानी कि कंपाउंड की पोटेंसी पे क्या फ़र्क आया, कंपाउंड की एफिनिटी पे क्या फ़र्क आया, कंपाउंड की टॉक्सिसिटी प्रोफाइल पे क्या फ़र्क आया, और कंपाउंड की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क आया, कि हमने जब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की तो कंपाउंड की एक्टिविटी पे क्या क्या फ़र्क आया। तो जो SAR होता है बेसिकली वो हमारे पास क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं होती। मतलब हम सिर्फ ग्रुप्स को जो है वो हटाकर और ग्रुप्स को जो है वो चेंज कर कर मॉडिफाई कर कर केमिकल स्ट्रक्चर में सिर्फ उसका इफ़ेक्ट चेक कर रहे होते हैं कि उस क्वालिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पे क्या इफ़ेक्ट आया। तो बेसिकली जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जो है वो क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो कहला रही होती है। और हम ये देख रहे होते हैं कि जब हमने जो है वो उस स्ट्रक्चर को डेप्थ में स्टडी किया, तो कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जो है वो उस स्ट्रक्चर के अंदर नेसेसरी थे, जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में अपना रोल प्ले कर रहे थे, और कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जो फ्लेक्सिबल पार्ट था या नॉन क्रिटिकल पार्ट था, जिसे हम मॉडिफाई कर कर जो है वो अपने डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम
उसको क्वांटिफाई करेंगे कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप चेंज को अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले आएंगे और एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे कि एक इक्वेशन होगी हमारे पास जो हमें ये बता रही होगी कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो कंपाउंड की ज्योमेट्री है और कंपाउंड की जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रही हैं। तो अब क्योंकि हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होंगी मॉलिक्यूलर सिस्टम की, उसको स्पेसिफिक पैरामीटर्स को लेकर हम एक इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे और वो इक्वेशन हमारे पास रिलेट कर रही होगी कि वो हमारे पास इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो क्या होगी। तो जब हम SAR को ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो चीज़ जो है वो फिर बन जाती है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको SAR और QSAR के बारे में जो है वो डेप्थ में आपको बता दिया। सही है। मैंने ये बात बताई कि SAR जो है वो एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है। हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जो है वो रीड करते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो एक्टिविटी और बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उन फंक्शनल ग्रुप को हम ऑल्टर करते हैं या तो रिमूव कर लेते हैं या तो मार्क्स कर देते हैं उन फंक्शनल ग्रुप को, और फिर उसकी एक्टिविटी को हम चेक करते हैं जब हम एक नया एनालॉग बनाते हैं और चेक करने के बाद देखते हैं कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ा। और सेकंड काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो है वो कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट वहाँ लगा दें या कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, जिसकी वजह से जो है वो कंपाउंड की स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ में कोई कोई डिस्टर्बेशन जो है वो हो जाए, उसकी वजह से भी उसकी एक्टिविटी में फ़र्क आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है कि हम लीड कंपाउंड को यूज़ करते हुए उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें, और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं बेस्ड ऑन द बायोआइसोस्टेरिज्म के हम मॉडिफिकेशन जो करते हैं वो ग्रुप बेस इस जो है वो कंपैरिजन करके हम कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे पास एनालॉग्स हमारे पास हमें बन जाते हैं, मतलब अगर हमने रिप्लेसमेंट की, लेकिन रिप्लेसमेंट तो हम जो है वो क्या कहते हैं केमिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर के ऊपर और फिर उसमें जो है वो हम ग्रुप को रिमूव करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एनालॉग्स को हमें जो है वो सिंथेसिस पे लेके जाना पड़ता है। यानी कि हमने जब फॉर सपोज़ एक स्ट्रक्चर के अंदर, पेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर एरोमेटिक रिंग थी, लेकिन जब हमने उस एरोमेटिक रिंग को साइक्लोहेक्सेन रिंग से रिप्लेस कर दिया, और कंप्यूटर में ये चीज़ करना तो आसान है, लेकिन रियलिटी में हमें पूरा एक सिंथेटिक पाथवे जो है वो लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें जो है वो उस रिंग सिस्टम में से जो है वो एरोमेटिसिटी को रिमूव करना पड़ेगा और उसके अंदर सैचुरेशन लानी पड़ेगी। तो इस चीज़ की मतलब अगर हम SAR अप्रोच को कंप्यूटेशनली जो है वो प्रेडिक्ट करें तो हो ये सकता है कि कुछ ऐसे एनालॉग्स हमारे पास बन के आए हैं जिसे हमें फुली सिंथेसाइज करना पड़े रियलिटी में, और फिर उसके बाद हम उसे जो है वो टेस्टिंग पे लेके जाते हैं और टेस्टिंग पे लेके जाने के बाद हम ये चेक करते हैं कि उस कंपाउंड की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क आया। इस चीज़ को मैं और फर्दर एलोबरेट कर देता हूँ। दूसरी बात ये है कि जब हम SAR स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये ग्रुप जो है वो इसकी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। अगर हमने इसको रिमूव कर दिया या इसको चेंज कर दिया या ऑल्टर कर दिया तो उस कंपाउंड की एक्टिविटी या तो लॉस्ट हो सकती है या तो मॉडिफाई हो सकती है। तो SAR स्टडी से हमें ये पता चलता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो उस कंपाउंड को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेबल बना रहे हैं या काबिल बना रहे हैं, और कहाँ कहाँ हमारे पास फ्लेक्सिबल पोजीशंस है जहाँ पे हम चेंज प्रोड्यूस करके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स बना सकते हैं जिसको सिंथेसाइज करना भी इजी हो और जो हमारे पास एक्टिविटी हमारे पास इन्हेंस्ड मिले। तो ये चीज़ है। अब रही बात वो वाली कि किस तरह से ये अप्रोच ली जाती है। फॉर सपोज़ हमारे पास कंपाउंड A है और ये हमारे पास इसका एनालॉग B है। फॉर सपोज़ इसमें एरोमेटिक रिंग थी कंपाउंड A में और उसके साथ फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ था। अब मैंने इसका एनालॉग बनाया, सही है। पहले मैंने ये देखा कि ये जो फ्लोरीन ग्रुप है ये इसकी एक्टिविटी के लिए जो है एसेंशियल है, और इसके पैरा पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ था, सही है। और फिर मैंने ये देखा कि जो आपके पास
जो ऑर्थो पोजीशन है या जो पैरा पोजीशन है वो जो है वो फ्लेक्सिबल पोजीशन है, वहाँ पे हम कोई ग्रुप को जो है वो अटैच कर सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन ग्रुप पे हम कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये कैसे पता चला? हमने क्या किया, हमने ओरिजिनल स्ट्रक्चर लिया और उसमें से फ्लोरीन को रिमूव किया। जब हमने फ्लोरीन को रिमूव किया और फिर हमने जो है वो उसको और अपने टारगेट के ऊपर जो है वो लगा के देखा, कंप्यूटेशनल स्टडीज़ परफॉर्म की, तो हमने ये देखा कि फ्लोरीन जब मौजूद था तो उसकी एफिनिटी की वैल्यू जो है वो माइनस में ज़्यादा आ रही थी। मतलब फॉर सपोज जब फ्लोरीन मौजूद था तो उसकी एक्टिविटी है -6.9, लेकिन जब हमने फ्लोरीन को रिमूव किया तो ये एक्टिविटी जो है वो ड्रास्टिकली जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, -4.8 हो गई। तो इससे हमें पता चला है कि फ्लोरीन ग्रुप जो है वो मस्ट है उसकी एफिनिटी के लिए या उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। और एक्टिविटी का किस तरह पता चलेगा? फॉर सपोज़ ये वाला जो कंपाउंड था वो एंटी फंगल था और इसकी जो IC50 थी, यानी कि जब फ्लोरीन ग्रुप लगवाते तो उसकी IC50 जो है वो बेसिकली सपोज 2 नैनोमोलर थी, सही है। लेकिन जब मैंने फ्लोरीन को रिमूव किया और उसके बाद जो है वो मैंने इसको सिंथेसाइज़ करके जो है वो उसकी IC50 को प्रेडिक्ट किया इन विवो, तो उसकी जो IC50 हो गई वो 10 टाइम्स जो है वो बढ़ गई, मतलब बहुत आगे चली गई, 12 नैनोमोलर हो गई। तो IC50 का ये होता है कि IC50 की वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही कंपाउंड जो है वो एक्टिव होता है और उतना ही जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो लोअर कंसंट्रेशन पे इनहिबिशन ज़्यादा दे रहा होता है। और IC50 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि 12 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, तो वो हायर कंसंट्रेशन पे जाके जो है वो एक्टिव हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा वीक होगा। तो इस तरह से हम SAR बेस अप्रोच जो है वो कर रहे होते हैं। और फिर फॉर सपोज़ हमने मिथॉक्सी ग्रुप को रिमूव किया और उसके बाद दोबारा हमने IC50 चेक की, फिर हमने मिथॉक्सी ग्रुप की जगह कुछ और ग्रुप लगा दिया, तो मे बी दैट एफिनिटी भी बढ़ जाए और IC50 भी हमें अच्छी मिले। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके जो है वो एनालॉग्स का जो है वो टेबल बना रहे होते हैं और IC50 को, काइनेटिक्स को और बाइंडिंग एफिनिटी को और डिफरेंट दूसरे पैरामीटर्स को कंपेयर करके SAR जो है वो प्रपोज कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन से कंपाउंड की एक्टिविटी पे फ़र्क आ रहा है। अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी जो है वो कंप्यूटेशनल वीडियो डालूँगा पूरी, कि किस तरह से हम SAR को रीड कर रहे होते हैं, ताकि उसकी आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपको जो है वो दूँगा। तो इस तरह से हमने SAR की अप्रोच को भी यहाँ पे देख लिया। अब आता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जब हमने बात की कि जब हम SAR को ही मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देंगे, एक ऐसी इक्वेशन बना देंगे जो कि हमें बता रही होगी कि भाई ये मॉलिक्यूलर सिस्टम के जो फिज़ायो-केमिकल पैरामीटर्स हैं उनकी ये स्पेसिफ़िक वैल्यू है और ये स्पेसिफ़िक वैल्यू जब हमें मिलेगी तो वो ही उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जब हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फिज़ायो-केमिकल पैरामीटर्स को मैथमेटिकली जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो वो जो हमारे पास अप्रोच कहलाती है वो कहलाती है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमारे पास ये बताती है कि जो फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग, जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं ड्रग के अंदर, बेस्ड ऑन इस फंक्शनल ग्रुप के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर मौजूद हैं और वो उस ड्रग को कौन कौन सी फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं। फॉर सपोज़ एक ड्रग में क्लोरीन ग्रुप मौजूद है, एक ड्रग में फ्लोरीन ग्रुप मौजूद है, तो क्लोरीन उसको कौन सी फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टी दे रहा है और फ्लोरीन उसको कौन सी फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टी दे रहा है और उसकी स्पेसिफ़िक वैल्यू क्या है। और स्पेसिफ़िक मतलब फॉर सपोज़ अगर क्लोरीन जो है वो हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल को बढ़ा रहा है, तो हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से एक्सप्रेस होगी? लॉग पी वैल्यू के ज़रिए एक्सप्रेस होगी। तो लॉग पी वैल्यू क्या होगी? बड़ी हुई आएगी। जब हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी तो उसकी पेनिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और बाइंडिंग जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जब हम मैथमेटिकली जो है वो फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग को जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे होते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं एक एक इक्वेशन की फॉर्म में, तो वो जो अप्रोच होती है वो बन जाती है अब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सही है, मैंने यही वाली बात की कि डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं जो है वो QSAR अप्रोच के अंदर, जो कि रिलेट करते हैं कि जो ग्रुप उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है उस ग्रुप की क्या कंट्रीब्यूशन है उस मॉलिक्यूल की फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि उसकी जो है वो
बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे असर करेगी। और जो भी एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल होती है उसे हम log 1/c से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो log 1/c होता है बेसिकली c इसमें क्या है, कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं log p से। log p यहाँ पे क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू। सही है। फॉर सपोज़ यहाँ पे मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ। फॉर सपोज़ ये हमारे पास एक ड्रग है जिसके ऊपर जो है वो क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। सही है। अब ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये हमारे पास, ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये इस मॉलिक्यूल को क्या दे रहा है, हाइड्रोफोबिसिटी जो है वो इम्पार्ट कर रहा है। सही है। अब हाइड्रोफोबिसिटी को हम मेजर करते हैं किससे, log p वैल्यू से। सही है। जाहिर सी बात है इस कंपाउंड की कुछ ना कुछ log p वैल्यू होगी और इस क्लोरीन ग्रुप की भी कुछ ना कुछ अपनी जो है वो स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू होगी। सही है। तो ये जो log p वैल्यू है ये क्या है, ये इस कंपाउंड की फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ये उस कंपाउंड की जो है वो सॉलिबिलिटी के बारे में बताएगी कि जब log p वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी तो कंपाउंड क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। सही। और जब log p वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी तो कंपाउंड क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। जब कंपाउंड हाइड्रोफोबिक होगा तो उसकी पेनिट्रेशन भी अच्छी होगी, उसकी जो है वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होगी, इसकी पेनिट्रेशन अच्छी होगी, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी होगी। और जब कंपाउंड हाइड्रोफिलिक होगा तो उसकी क्या होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में अच्छी होगी। तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम log p वैल्यू वो जो है वो रखते हैं और उसको रिलेट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड से। तो वो जो इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि हम मैथमेटिकली काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, अब QSAR कहलाएगी। सही है। अब आगे इक्वेशंस आएंगी तो उससे भी आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बहुत स्लोली इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पर ही पूरी एक ड्रग की फाउंडेशन जो है वो बेस करती है और यही मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो है वो कोर होता है। सही है। अब QSAR जो है वो करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की अप्रोचेज़ हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास 2D एनालिसिस होती है, 3D एनालिसिस अप्रोच होती है। 2D एनालिसिस बेसिकली इसमें हम हैंस एनालिसिस और फ्री विंसर एनालिसिस आती है, और 3D एनालिसिस में हमारे पास कॉम्फा और कोमेसा आता है। अब ये कुछ नई टर्म्स हैं, इनको समझने ये बहुत डेप्थ में हम आपको जो है वो समझाएंगे। QSAR करने के लिए जो है वो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज़ यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, जिसमें हमने QSAR और SAR का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम ये चेक करेंगे कितनी टाइप के एनालिसिस के ज़रिए हम जो है वो QSAR जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे फैलाइएगा।